Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Advocate करिश्मा सिन्हा. फ्रेंड्स, मैं आपके लिए CPC की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग सबसे पहले जो है स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट समझने की कोशिश करेंगे. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप जब भी प्रोसीजरल लॉ स्टार्ट करें तो आप कोशिश करें कि आप स्टेजेस से स्टार्ट करें, चाहे वो सिविल सूट की प्रोसीडिंग्स हो या फिर किसी क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग हो. आप स्टेजेस समझने की कोशिश करें. क्योंकि हमें प्रोसीजरल लॉ कॉम्प्लेक्स इसलिए लगने लगता है क्योंकि हमारे माइंड में एक फ्रेम तैयार नहीं होता है. आप स्टेजेस से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, माइंड में एक फ्रेम आपके तैयार हो जाएगी एंड देन आपको जो है समझना प्रोसीजरल लॉ ईजी लगेगा. और आपके मेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन जो है, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है दैट व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट. सो आप जो है वीडियो को अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें एंड समझने की कोशिश करें. आपके मेंस के साथ साथ प्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएंगे. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जब भी एक सिविल सूट फाइल की जाती है तो उसमें दो पार्टी होती है. एक पार्टी जो केस फाइल कर रही है उसे प्लेंटिफ कहते हैं और जो सूट जिसके अगेंस्ट फाइल हो रहा है उसे डिफेंडेंट कहते हैं. सो सबसे फर्स्ट स्टेज जो होता है एक सिविल सूट का वो होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. सेक्शन 26 ऑर्डर 4 में बताया गया है दैट एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. इसका मतलब है कि जो सूट इंस्टीट्यूट होगा वो किसके थ्रू होगा, प्लेंट के थ्रू. अब ये प्लेंट जो है वो सेक्शन ऑर्डर 7 में बताया गया है कि प्लेंट क्या होता है. आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि प्लेंट क्या है और उसे कैसे बनाया जाता है. पर यहाँ पे समझ लें प्लेंट क्या है. वो प्लेंटिफ का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोर्ट का नाम होता है, पार्टीज कौन कौन है उनके नाम एड्रेस दिए रहते हैं, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, किस वजह से सूट लाई गई है, ये चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं. तो ये प्लेंट जो है वो ऑर्डर 7 में बताया गया है और ये जो सिविल प्रोसीडिंग शुरू होती है वो बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट ही शुरू होती है. सो अगर कोई भी प्रोसीडिंग जो कि प्लेंट से कमेंस नहीं हो रही है उसे सूट नहीं कहते हैं. सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो कि बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होती है. अब जब सूट इंस्टीट्यूट होगा तो आइदर वो एडमिट होगा, कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर उसकी रिजेक्शन होगी. कोर्ट जो है उसे एडमिट ऑर्डर 7 रूल 9 के अकॉर्डिंग उसकी एडमिशन होती है. एंड अगर रिजेक्शन हो रही है, जो कि रिजेक्शन के ग्राउंड जो है ऑर्डर 7 रूल 11 में दिए गए हैं. जैसे मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन जो था वो प्लेंट में डिस्क्लोज्ड नहीं था, या फिर जो रिलीफ क्लेम की गई है वो अंडर वैल्यूड है, प्लेंट जो है डुप्लीकेट में फाइल नहीं हुआ है, तो इन कारण की वजह से क्या होता है, प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है. तो ये रूल 11 में बताया गया है ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. अब जो है हम लोग यहाँ मान के चलेंगे कि हम सूट जो है इंस्टीट्यूट हुआ, प्लेंट फाइल हुआ है और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, कोर्ट उसे एडमिट कर लेती है. तब क्या होगा, जब सूट एडमिट हो जाती है तो उसके बाद समन इशू होता है डिफेंडेंट को. डिफेंडेंट कौन होती है, ऑपोजिट पार्टी. अब उसे नॉलेज देने के लिए, उसे इंटीमेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि उसके अगेंस्ट जो एक सिविल सूट फाइल हुआ है, तो कोर्ट जो है समन इशू करती है. समन क्या होता है, एक कोर्ट का नोटिस होता है, एक इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है डिफेंडेंट को ताकि डिफेंडेंट अपीयर हो कोर्ट में और जो प्लेंटिफ का क्लेम है उसे आंसर करें. तो ये सेक्शन 27 ऑर्डर 5 में मेंशन किया हुआ है.
सर्विस ऑफ समन। अब जब समन इशू होती है तो वो आइदर सर्व होगी, मीन्स जो पार्टी है, जो ऑपोजिट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, उन्हें समन सर्व कर दिया जाएगा तो समन की पर्पस कंप्लीट हो जाएगी, या फिर जो डिफेंडेंट है उसे समन तो इशू किया गया बट सर्व नहीं हो सकी, मीन्स उसे समन नहीं मिला या फिर उसने लेने से मना कर दिया, तो वो नॉट सर्व हुई। जब समन सर्व्ड हो जाती है तब 4 कंडीशन हो सकती हैं। आइदर डिफेंडेंट जो है वो समन में मेंशन रहता है कि आपको सच एंड सच डेट को प्रेजेंट होना है और प्लेंटिफ का क्लेम जो है उसे रिप्लाई करना है, तो डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है। एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन हो गई कि डिफेंडेंट जो है समन मिलने के बाद भी नहीं आया, अपीयर कोर्ट में नहीं हो रहा है। थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि जो डेट स्पेसिफाइड थी उस डेट पे डिफेंडेंट तो नहीं आया, अब प्लेंटिफ भी नहीं आया, मींस दोनों पार्टी नहीं आई। और फोर्थ सिचुएशन हो सकती है कि समन जो है वो मिलने के बाद डिफेंडेंट तो आ गया बट जिसने केस फाइल किया था प्लेंटिफ वही नहीं आया, तब क्या होगी। तो पहले ये 2 सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं जहाँ पे बोथ पार्टीज जो है डज नॉट अपीयर, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों नहीं आते हैं, तो कोर्ट क्या करेगी उस केस में, कोर्ट जो है उस सूट को डिसमिस कर सकती है, सूट को डिसमिस कर देगी। जब है ही नहीं पार्टीज तो कोर्ट उस सूट को क्यों प्रोसीड करेगी, वहाँ पे डिसमिस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर जिसने केस फाइल किया था प्लेंटिफ ही नहीं आया, डिफेंडेंट आया है एंड उसने जो है प्लेंटिफ की क्लेम को एडमिट नहीं किया, तब वहाँ पे जो है ऑर्डर जो है एक कोर्ट पास करके सूट को डिसमिस कर देगी इस सिचुएशन में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट तो सिचुएशन देख लेते हैं। पहले ये कि डिफेंडेंट जो है अपीयर नहीं हुआ, सर्विस जो समन थी वो सर्व भी हो गई, डिफेंडेंट को मिल भी गई, बट फिर भी डिफेंडेंट जो है जो डेट मेंशन थी उस पर नहीं आया, तब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग कर सकती है। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट, जब सूट को आगे प्रोसीड किया जाता है ऑर्डर 9 रूल 6 के अकॉर्डिंग, तो वो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग होती है। बट यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि सूट जो है इंस्टीट्यूट हुआ, प्लेंट फाइल हो गई, उसके बाद जो है डिफेंडेंट को समन सर्व किया गया और डिफेंडेंट अपीयर हुआ। तो डिफेंडेंट जब अपीयर होता है तो वो अपने साथ रिटन स्टेटमेंट लाता है जिसे WS कहते हैं। तो ये रिटन स्टेटमेंट क्या है, ऑर्डर 8 रूल 1 में है। ये डॉक्यूमेंट होती है डिफेंडेंट की जिसमें वो रिप्लाई करता है प्लेंटिफ के क्लेम को, जो कि प्लेंट में था, उसे वो रिप्लाई करता है, अपनी बातें रिटन स्टेटमेंट के थ्रू लाता है। तो ये जो रिटन स्टेटमेंट है वो विद इन 30 डेज, समन सर्व होने के विद इन 30 डेज जो है फाइल करना होता है डिफेंडेंट को, और अगर 30 डेज के अंदर नहीं फाइल किया गया है तो कोर्ट इसे एक्सटेंड कर सकती है 90 डेज तक। बट उस सिचुएशन में जब कोर्ट फुली सेटिस्फाइड हो जाए उसकी किस कारण जो है डिफेंडेंट 30 दिनों के अंदर WS नहीं फाइल कर सका था, तो ये पीरियड 90 डेज तक एक्सटेंड हो सकती है। अब क्या है, प्लेंट हो गई और WS भी आ गई, रिटन स्टेटमेंट भी फाइल हो गई, तब कोर्ट जो है देखती है कि दोनों पार्टी के बीच में क्या डिस्प्यूट है, क्या मैटर है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो इश्यूज फ्रेम करती है। तो नेक्स्ट स्टेज होता है फ्रेमिंग ऑफ एंड सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज, और ये जो है फ्रेमिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज जो स्टेज है उसे फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट कहते हैं, ऑर्डर 10 में है फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जो है अब कोर्ट जो है एग्जामिन करती है सूट को, देखती है कि पार्टीज का केस क्या है,
जैसे देखने के लिए पार्टी किस बेसिस पे, किस फैक्ट्स के बेसिस पे जो है पार्टी का केस जो है कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, जिसे फैक्टा प्रोबेंडा कहते हैं। तो ये कोर्ट डिटरमाइन करती है और उनके बीच में इश्यूज जो हैं, क्या डिस्प्यूटेड फैक्ट्स है। अगर एक पार्टी जो है, जो फैक्ट्स, एक पार्टी कुछ चीज़ों को अफर्म कर रही है, एडमिट कर रही है, और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, तो वो जो डिस्प्यूटेड मैटर्स होते हैं वो कोर्ट जो है फ्रेम करती है। इसके लिए कोर्ट जो है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन करती है। मे भी लग रहा है कि ऑपोजिट पार्टी का जो है मैटर जो है या केस जो है अभी क्लियर नहीं है, कुछ और चीज़ें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है, तो कंपेल किया जाता है ऑपोजिट पार्टी को टू डिस्क्लोज करने के लिए कि उसके पोजीशन या पावर में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन किया जाता है ऑर्डर 11 के अकॉर्डिंग। देन कोर्ट जो है ये देखती है, एडमिशंस देखती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे पार्टीज ने एडमिट किया है। ये एडमिशन जो है, क्योंकि सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट का कहता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। जो फैक्ट्स एडमिट हुई है उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एडमिशंस आइदर बिफोर दी सूट होता है या फिर आफ्टर फाइलिंग ऑफ दी सूट है वो। तो कोर्ट ये देखती है कि क्या क्या एडमिशंस हैं। देन प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 13 के अकॉर्डिंग चलता है। जब भी प्लेंट फाइल होती है तो उसके साथ साथ क्या है, प्लेंटिफ जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करता है कि वो किस बेसिस पे जो है डिफेंडेंट को स्यू कर रहा है, अपनी क्लेम जो है मांग रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, तो उसकी प्रोडक्शन करने कोर्ट कहती है। देन अगर कोर्ट को लगता है कि जो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें कोर्ट की सेफ कस्टडी में रखने चाहिए, तो उसे इम्पाउंड कर देती है, ऑर्डर पास करती है उसे कोर्ट की सेफ कस्टडी में रखने के लिए। देन या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि एज एन एविडेंस एडमिट नहीं हुए हैं, तो उसे रिटर्न कर देती है जो भी पार्टी उसे प्रोड्यूस कर रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड देन कोर्ट जो है ये भी ऑर्डर कर सकती है कि जो भी फैक्ट्स जो हैं वो एफिडेविट के थ्रू प्रूफ होंगे। जैसे प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो है, ये सब जब भी आता है कोई भी चीज़ें, तो उनमें एफिडेविट्स के साथ ही आता है। एफिडेविट सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं है, बट एक तरह का ये एफर्मेशन होता है जहाँ पे वो पार्टी जो भी चीज़ कोर्ट के सामने ला रही है वो अफर्म कर रही है, वो शपथ ले रही है कि मेरे नॉलेज और बिलीफ के अकॉर्डिंग ये सही है। तो इस बेसिस पे कोर्ट क्या करती है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, एडमिशंस, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स, इसके बेसिस पे कोर्ट क्या करती है, इशू को फ्रेम करती है एंड सेटल करती है पार्टीज के बीच में। तो नेक्स्ट स्टेज है फ्रेमिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इशू। अब क्या है, जब इशूज फ्रेम हो गई, मीन्स कौन कौन सी डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं दोनों पार्टीज के बीच में, तब ट्रायल कमेंस होती है, ट्रायल शुरू होती है। अब ट्रायल जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे विटनेसेस को समन किया जाता है या फिर समन भेजा जाता है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। हमें पता है कि जो भी कोर्ट किसी मैटर को सॉल्व करती है, सेटल करती है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस एंड विटनेसेस होते हैं। तो जब ट्रायल होता है तो उसमें विटनेसेस को समन किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए समन किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद सूट की हियरिंग होती है, हियरिंग ऑफ द सूट होती है। ये जो हियरिंग ऑफ द सूट है ये ट्रायल में होती है। पहले जो हमने हियरिंग देखी, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में थी। अब ये हियरिंग ऑफ द सूट में ऑर्डर 18 के अकॉर्डिंग होती है। सूट को जब सुना जाता है, कोर्ट उसे एग्जामिन करती है, तो वहाँ पे एविडेंसेस रिकॉर्ड करती है। दोनों पार्टीज के बीच में क्या है, आर्गुमेंट्स होते हैं, ओरल आर्गुमेंट्स होते हैं, रिटन आर्गुमेंट्स होते हैं, एग्जामिनेशंस हो रही है, जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन फिर फाइनली आर्गुमेंट्स, फिर जो है दोनों पार्टी अपनी आर्गुमेंट्स कंक्लूड करती है। एंड ये पूरा ट्रायल का प्रोसीड्योर है। इस तरीके से ट्रायल कंक्लूड की जाती है, कंप्लीट की जाती है। अब जब ट्रायल कंप्लीट हो जाती है तो
जो जज होते हैं उन्हें एक जजमेंट पास करना होता है। जजमेंट जो है सेक्शन 29 में डिफाइंड है एज अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो जो जजमेंट होता है वो प्रोनाउंस करना पड़ता है कोर्ट को विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। हियरिंग जो है कंप्लीट होने के 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर जो है जजमेंट आ जानी चाहिए। और अगर 30 दिन के अंदर जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होता है देन रीजंस देने होते हैं। डिले की क्या रीजंस है ये जो है जज रिकॉर्ड करने के बाद फर्दर डेट देते हैं कब जजमेंट प्रोनाउंस होगा। तो नेक्स्ट होती है जजमेंट। एंड जजमेंट प्रोनाउंस होने के 15 दिनों के अंदर जो है उसके जजमेंट के बेसिस पे डिक्री फॉर्म की जाती है। डिक्री क्या है, ये सेक्शन 2 में डिफाइंड है दैट इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन बाय विच द कोर्ट डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज रिगार्डिंग द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी और डिस्प्यूट। क्या है ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का। पूरी जो प्रोसीडिंग चली है राइट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट से लेकर ट्रायल तक और जजमेंट में क्या बातें हैं, ये सारा चीज़ जो है वो एक इस तरह का स्टेटमेंट कोर्ट का आता है और इन सारी चीज़ें जो है वो डिक्री में मेंशन्ड होती हैं और दोनों पार्टी की क्या राइट थी, क्या क्लेम की, क्या डिस्प्यूट से, सब कुछ डिक्री में मेंशन्ड होते हैं। तो ये डिक्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आगे इसके बेसिस पे ही जो अग्रीव्ड पार्टी होती है वो अपील में जाती है। सो जजमेंट के 15 डेज के अंदर जो है डिक्री ड्रॉन अप होती है, डिक्री फॉर्मुलेट की जाती है। सेक्शन 33 में कहा गया है दैट डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट। तो जजमेंट के बाद डिक्री आएगी और जब डिक्री आ जाती है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो फाइनल स्टेज होता है, फाइनल स्टेज है वो एग्जीक्यूशन होता है जो कि ऑर्डर 21 में है। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, वो होता है कोर्ट की जो डिक्री और ऑर्डर जो है उसे इन्फोर्स करवाया जाता है थ्रू एग्जीक्यूशन। वो तब तक इन्फोर्स नहीं होगी जब तक एग्जीक्यूशन ना हो सके हुआ। तो जो पार्टी सेटिस्फाइड है जजमेंट से वो क्या करती है, एग्जीक्यूशन फाइल करती है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, जो कि ऑर्डर 21 के में दिया हुआ है। और जो अग्रीव्ड पार्टी है वो आइदर अपील, रिव्यू या रिवीजन में जा सकती है। तो ये जो एग्जीक्यूशन एंड अपील की जो प्रोसीडिंग है ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है, दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग्स चलती है। जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपील, रिव्यू, रिवीजन में जा सकता है एंड सेटिस्फाइड पार्टी जो है वो उस डिक्री को इन्फोर्स करवाता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल करता है। तो ये एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग तब तक चलती है जब तक वो जो एप्लेंट कोर्ट है इसे स्टे ना लगा दें। स्टे नहीं किया गया तो ये एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग जो है चलेगी। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती है प्रोसीडिंग। सो हमने देखा कि सबसे पहले क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेज है कि सूट इंस्टीट्यूट हो रही है प्लेंट के द्वारा, देन डिफेंडेंट को समन इशू किया जाता है, डिफेंडेंट अपीयर होता है और अपने साथ रिटन स्टेटमेंट लाता है एंड उसके बेसिस पे जो है कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है एंड देन ट्रायल चलता है एंड ट्रायल खत्म होने के बाद जो है कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करती है एंड जजमेंट के बेसिस पे डिक्री होती है और उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन करवाई जाती है उस डिक्री की। जो कि सेटिस्फाइड पार्टी है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल करती है एंड अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो वो अपील, रिव्यू, रिवीजन में जा सकती है। सो आई होप कि आपको एक ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट क्या होते हैं, एक सिविल प्रोसीडिंग कैसे होती है, राइट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू द फाइनल स्टेज कैसे चलता है। मैं आपको आगे के लेक्चर्स में डिटेल में जो है सारे टॉपिक्स अच्छे से बताऊंगी। बस मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देना चाह रही थी ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन सके कि किस तरीके से सिविल प्रोसीडिंग चलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी सो दैट आगे भी जो है आपको अच्छे से CPC समझ में आ सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।